हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और हमने जो है पिछली क्लास में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर यानी चैप्टर 5 में हमारे पास सिर्फ दो ही फार्मूले हैं कि और इसी को ही अलट पलट करके हमसे पूछा जा रहा है कि एनवा पद ज्ञात करने के लिए है एक फार्मूला। एनवा पद यानी nth टर्म, इंग्लिश में बोलते हैं nth टर्म, कि इसकी nth टर्म क्या होगी जिसे हम डिनोट करते हैं ए एन से। और इसका फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एनवा पद यानी nth टर्म अगर जो निकालनी है एपी की तो वो फाइंड आउट करने का है। एपी होती क्या है? एपी की जनरल फॉर्म मैंने पहले ही बताई थी कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी और उसके बाद डॉट डॉट, यानी यहाँ पर ए जो है ये प्रथम पद कहलाता है और डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस और हिंदी में बोलते हैं सारवांतर। तो ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और ए एन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एन जो है पदों की संख्या है कि इस सीरीज में कितने पद हैं। इसी तरीके से हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा था कि अगर हम इन पदों का योग ज्ञात करना है तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं? इन पदों के योग को एस एन से। और फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसे हमने एक उसमें और लिखा था, अगर हमें एन वाई पद गिवन है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस ए एन। ए प्लस ए एन कैसे हुआ? ये टू ए था तो इसे हमने ए प्लस ए कर लिया और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिल के क्या बन गया? ए एन। यहाँ से ए बचा था, ये ए ऐसे ही, और ये इतना इतना बन जाता है ए एन वाला फार्मूला। तो एस एन के इस तरीके से हमारे दो फार्मूले थे। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि निर्माण, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब का पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये और प्रत्येक उत्तर दिन का जुर्माना उससे ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। ठीक है, वो दिख भी रहा है कि 50-50 बढ़ते जा रहे हैं। एक ठेकेदार को जुर्माने का रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह 30 दिन तक विलंब कर देता है? मतलब सवाल का मतलब ये हुआ कि कोई काम दे रखा है हमें और उसे अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर हर रोज 50 रुपए का फाइन लगा दिया जाता है। एक दिन काम कम करा तो 50 रुपए, फिर उससे अगले दिन 50 रुपए, फिर मतलब हर रोज का 50 रुपए की पेनल्टी पड़नी है हमारे ऊपर। तो हमें जो है पहले दिन का दे रखा है, पहले दिन का जुर्माना कितना है? पहले दिन में है 200 रुपये, मतलब स्टार्टिंग 200 से होती है और उसके बाद हर रोज के 250 50 रुपये बढ़ के चले आते हैं। यानी आगे वाले दिन में क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा, फिर उससे अगले दिन में क्या हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएंगे, उससे अगले दिन में 350। इसी तरीके से उसने जो है 30 दिन तक 50-50 रुपये जुड़ते जाएंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है उसने टोटल कितना जुर्माना भरा। ये जो हमें जुर्माना दे रखा है और यहाँ पर जो है ये दिनों की संख्या चल रही है। पहले दिन में, फर्स्ट दिन में, ये सेकंड दिन में हो गया, ये थर्ड दिन में हो गया, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक एपी बन रही है कि जिसमें 50-50 जुड़ता जा रहा है। तो ये एपी बन रही है। तो इसमें हमारा पहले दिन पहला पद क्या हो जाएगा? हमें जो है इसका टोटल जुर्माना ज्ञात करना है। टोटल जुर्माना यानी इन सब कुछ जोड़ने के बाद। अब अगर हम इसे ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा और हमें पता चल गया एपी है, यानी हमें इसे एस एन, एन की वैल्यू कितनी है? 30 दिन तक निकालना है, यानी एस 30 की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 200। और डी कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले वाला पद माइनस करके, यानी 250 माइनस 200 तो कितना हो जाएगा? 50। डी का मान आ गया हमारे पास 50। अब हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई? 30 दिन। 30 दिन दे रखे हैं यानी एन बराबर हो गया 30। तो एस एन का फार्मूला ला देंगे। एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की वैल्यू कितनी है? हमें 30 दिनों का निकालना है, यानी एस की एन की वैल्यू हो गई 30। तो ये हो जाएगा 30/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 200 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30। तो 30 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? डी आया हमारे पास 50। अब इसे दो से इसे काट लेंगे, ये आ जाएगा 15। तो 15 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की 200 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 400 प्लस 30 माइनस 1 यानी हो गया 29 इंटू 50। अब ये हो जाएगा 15 ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस
29 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो है पहले, ये जीरो लगा देंगे, 5 की 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। 5 नम 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450 आ गया ये। तो अब ये 15 इंटू इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 058 1850। अब 15 की मल्टीप्लाई 1850 से कर लेंगे और जो होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं साइड में ही। एग्जाम में जब रफ वर्क करो आप तो वो साइड में करना, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, जीरो पहले ही लगा लो आप। बस इसकी 15 से मल्टीप्लाई करनी है। 5 पंजे 25 का 5 ले दो, 5 40 कर दो, 42 का 2 हासिल लगे 4, 5 गम 5 और 4 9। फिर ये हो जाएगा 5 8 1 तो 5 7 7 2, यानी हमारा जो आंसर आएगा 2775 और ये जीरो इसका पहली था। यानी उसे जो है टोटल एक महीना लेट करने के उसमें 27,750 रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए आप, इतने रुपए जो है उसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, एक महीना काम लेट करने का जुर्माना है ये। आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे क्वेश्चन नंबर 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। यानी क्या हुआ भाई, कोई स्कूल है और उसने जो है अपने स्टूडेंट के लिए 700 रुपए कलेक्ट करे कि 700 रुपए हमें इन्हें देने हैं स्टूडेंट्स को, और उसमें क्या कर रहा है कि जिसका पहला पुरस्कार है, सपोज करो मान लिया हमने, हमें देने रखा कितना है, हमने मान लिया माना पहला पुरस्कार, हमने पहले पुरस्कार की जो राशि है वो मान ली हमने एक्स रुपए, तो दूसरा वाला वो कह रहा है हर वाला जो है पहले वाले से 20 कम है, यानी इसके बाद वाला कितना हो जाएगा x माइनस 20, उसमें से 20 माइनस कर लेंगे। फिर उसके बाद इसके तीसरा वाला पुरस्कार जो होगा इसमें से भी 20 रुपए माइनस होंगे, यानी हो जाएगा x माइनस 20 यानी हो जाएगा x माइनस 40, x माइनस 40। इसी तरीके से फिर चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा, x माइनस 20 यानी x माइनस 40 में से 20 और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 60, और इस तरीके डॉट 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 करके उसने टोटल 7 पुरस्कार डिवाइड करें, हाँ 7 नकद पुरस्कार करें। यानी जो हमारे पुरस्कारों की राशि आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, x माइनस 20, पहले दूसरा वाला आ गया, तीसरा वाला x माइनस 40, चौथा वाला आ गया x माइनस 60, और इस तरीके से 7 पुरस्कार है, 7 पुरस्कार। तो ये पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हमें जो है ये पता करना है कि प्रत्येक के पास कितने कितने पैसे आए हैं, मतलब पुरस्कार कितने कितने रुपए के थे। तो अगर जो हम देखें तो इसमें हर बार 20-20 माइनस होता जा रहा है, यानी ये जो बना रहा है ये बना रहा है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बन रही है, और टोटल अमाउंट हमें कितना है 700 रुपये। यानी अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इनका यानी इनके सम को हम कहेंगे S7, n पदों का योग, तो S7 हो गया 7 पदों का योग, और वो किसके बराबर है 7, क्योंकि 700 रुपए हमने बांटे, यानी वो आएगा 700 रुपए के बराबर में। अब हमें ये एपी दे रखी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमारा पहला पद है एपी का ये बन रहा है एपी, ठीक है। तो ए बराबर हो गया एक्स, डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले में से पहला पद माइनस एक्स माइनस 20 माइनस एक्स एक्स कट जाएगा, तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास माइनस 20, और n का मान कितना है 7, 7 पुरस्कार है तो n बराबर हो गया 7, ठीक है। तो अब हम S7 लगाएंगे डबल से, S7 इजिकल टू दे रखा हमें 700, क्योंकि ये इन सबको जोड़ के 700 के बराबर आएगा, क्योंकि 7 लोगों में बांटे 700 रुपए, अगर हम सबके पैसों को जोड़ देंगे तो 700 रुपए के बराबर आना चाहिए। फैल फार्मूला पुट करेंगे n/2, n की जगह पे हो जाएगा 7/2, 2a प्लस 7n-1 इंटू डी बराबर आ जाएगा 700। अब ये 7 और 2 बाहर है ब्रैकेट के, इन्हें पहली फुर्सत में इधर भेज दो, 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम साथ में, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास x प्लस 7 में से गया बचा 6, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 20 इजिकल टू 2 इंटू 700। ये जो 2 था यहाँ से ये ब्रैकेट के बाहर थे, तो ये 2 पहली फुर्सत में इधर आ गया, और 7 किधर चला जाएगा नीचे, 7 से टका देंगे 7 ही कम 7 यानी आ गया 100। ये हो गया 2x प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 6 दूनी 12, 120 बराबर 2 की 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 200। तो 2x बराबर ये माइनस 120 इधर से उस तरफ चला जाएगा, तो 200 प्लस 120, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 200 में जब 120 हम जोड़े ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 320, 320। अब 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट,
तो दो हमारा आ गया है 2x बराबर 320। दो मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में भेज देंगे इसे, तो 320 बटे आ जाएगा 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ही कम 2, 2 छंग 12, 160, यानी x बराबर आ गया 160। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x क्या था हमारा? प्रथम पुरस्कार था, ये प्रथम पुरस्कार था ना। उसके बाद x माइनस 20, हमें 7 के 7 पुरस्कारों की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पुरस्कार जो हमारा पहला पुरस्कार था उसका अमाउंट कितना था हमारा? हमने माना था x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 160 रुपये, यानी पहले आदमी को 160 रुपये मिले। सेकंड पुरस्कार वाले को कितने मिलेंगे भाई? सेकंड पुरस्कार यानी दूसरे पुरस्कार की अमाउंट कितना था हमारा? x माइनस 20। तो ये लिखेंगे हम x माइनस 20। तो x कितना है हमारा? 160। 160 में से हम 20 माइनस कर देंगे, यानी 140 रुपीज़। दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? 140 रुपीज़। इसी तरीके से थर्ड पुरस्कार था हमारा x माइनस 40। x माइनस 40 है, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 40 माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा कितना? 120 रुपये। उसके बाद जो है हमारा फोर्थ पुरस्कार, फोर्थ वाला कितना होगा? कि फोर्थ वाले में था हमारा x माइनस 60। x माइनस 60 था हमारा, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 40 60, तो ये हो जाएगा 100। फोर्थ वाले को मिला कितना? 100। इसी तरीके से फिफ्थ वाले को कितना मिल जाएगा? इसका आगे वाली टर्म आएगी x माइनस 80, यानी 160 माइनस 80, यानी हो जाएगा उसे 80 रुपये मिले। सिक्स वाले को कितने मिलेंगे? सिक्स वाले को अब ये तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे हम x माइनस 100, यानी 160 माइनस 100, तो 100 हो जाएगा 60 के बराबर, यानी 60 रुपये आएंगे। इसी तरीके से सातवां पुरस्कार होगा, सातवां होगा x माइनस 120, तो 160 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 40 रुपये, यानी सातवें वाले पुरस्कार को मिलेगा 40 रुपये। तो इस तरीके से हमने जो है ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली और सातों के सातों इनाम का अमाउंट हमने निकाले जो हमसे पूछा गया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमसे पूछा गया है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बहुत अच्छी बात है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का जो है अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 3 इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक चला। ठीक है, ऐसा जो है वो कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ कितने लगाए गए, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कभी कभी ना ये भी लिख देता है लास्ट में एक लाइन कि इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है, और ज़्यादातर बच्चे ये जो है छोड़ कर आ जाते हैं। तो आपको जो है क्वेश्चन को ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ना है पूरा, और उसके बाद वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस क्वेश्चन से क्या सीख मिलती है। तो इस क्वेश्चन से क्या सीख मिलती है कि हमें वायु प्रदूषण मतलब प्रदूषण से अपने वातावरण को बचाना चाहिए। कुछ भी एक लाइन उससे जुड़ी हुई लिख दीजिए, ठीक है, तो वो हमारे उसका आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, वो एक लाइन छोटी सी बना देता है कि इस प्रश्न से हमें क्या सीख मिलती है, या ये किस उसको किस रिलेशन से जुड़ा हुआ है ये सवाल। जैसे अगर जो जनसंख्या से जुड़ा हुआ है, या फिर रोजगार वगैरह से जुड़ा हुआ है, या फिर जैसे हमारे प्रदूषण के उससे जुड़ा हुआ है कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए कहा जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से 1 नंबर की लाइन जो है आप अपने हिसाब से, जैसा क्वेश्चन में रहेगा उस हिसाब से लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए हम शुरू कर दें। तो इसमें कह रहा है कि छात्रों ने सोचा है कि जो वायु प्रदूषण है कम करने के लिए कम करने के लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो हर एक कक्षा के 3 वो है, यानी जो फर्स्ट कक्षा है, तो फर्स्ट कक्षा में जैसे ABC हम जब पढ़ते तो ABC होते थे, ABCD। तो इस स्कूल में जो है एक कक्षा के 3 सेक्शन है, यानी 1 into 3, 3 सेक्शन हो गए, और हर एक सेक्शन को एक एक पेड़ लगाना है, यानी ये हो जाएगा 1 into 3, यानी इन्होंने कितने पेड़ लगाए? 3। यहाँ पे लिख रहे हैं हम पेड़ों की संख्या। ठीक है, पेड़ों की संख्या। अब हम यहाँ पे इधर लिख रहे हैं हम कक्षा, एक टेबल टाइप की बना लेते हैं कक्षा। सेकंड कक्षा है, सेकंड कक्षा में भी कितने सेक्शन है? 3, यानी 2 into 3, यानी अब पेड़ कितने लगाने हैं इन्हें? पेड़ लगाने हैं इन्हें, जितनी कक्षा होगी उतने ही पेड़ लगाने, यानी दूसरे वालों को 2 पेड़। अब 3 कक्षाएं हैं उसमें ABC, तो इनके पेड़ हो जाएंगे टोटल 6। इसी तरीके से
जो हमारी थर्ड क्लास होगी, थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन, अब 3 सेक्शन तो तीसरी क्लास कितने पेड़ लगाएगी, 3, और 3 सेक्शन टोटल मिलके कितने पेड़ लगा लेंगे, 9। इसी तरीके से हम फोर्थ क्लास में जाएंगे तो फोर्थ क्लास के भी 3 सेक्शन, और फोर्थ क्लास वाले कितने पेड़ लगाएंगे, जितनी क्लास है उतने पेड़ लगाने हैं, 4 क्लास है तो 4 पेड़ यानी 4 × 3 यानी टोटल पेड़ कितने हो गए, 12। इसी तरह हम पांचवी क्लास में जाएंगे तो पांचवी के भी 3 सेक्शन, और 5 × पांचवी क्लास वाले 5 लाए हैं 3 तो 5 दिया 15। इसी तरीके डॉट 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 करते हुए हम 12 क्लास तक पहुंच जाएंगे। तो अगर जो हम ध्यान से देखें तो इसमें जो हमारी सीरीज बन रही 3, 6, 9, 12, 15, 18 आगे तक चलती चली जाएगी, और हमें जो है कितने पद हो जाना, 12वीं क्लास तक, यानी 12वीं कक्षा तक जाना है, यानी 12 पद हो गए इसमें, 12वीं कक्षा तक जाना है। ये पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो इसमें हम ध्यान से देखें 3-3 ऐड होता जा रहा है, यानी ये बन रही है एपी बन रही है। तो अब हम जो है हमें टोटल पेड़ बनाने, तो ये टोटल पेड़ों की संख्या तो चल रही है, ये 3, 6, 9, 12 पेड़ों की संख्या तो है 3, 6, 9, 12, 15। अगर हम इनका सम कर दे, सब कुछ जोड़ दे, तो वो हमें जो है पेड़ों की संख्या पता चल जाएगी। तो सम का हम फार्मूला जानते हैं SN, यानी ये एपी बन रही है तो SN वाला फार्मूला लगा देंगे। चलिए तो ए निकालते हैं हम। ए पहला प्रथम पद कितना है, 3। डी कितना होता है, दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस कर दो, यानी 6 - 3, तो ये कितना बचा हमारे पास, 3। और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 कक्षाएं हैं, यानी n बराबर 12, यानी 12 इन टर्म्स आएगी इसके अंदर, तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास 12। अब जो हम SN यानी S12 निकालेंगे, हम SN का फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 × d। ठीक है, तो S n की जगह पे क्या रखा जाएगा, हमारे 12 कक्षाएं थी तो S n की जगह पे हो जाएगा 12, यानी 12/2 ब्रैकेट में 2 × a मतलब यानी 3, a की वैल्यू 3 है, प्लस n यानी 12 - 1 × d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। इसे 2 से काट लेंगे, 2 × 6 12, 6 प्लस 2 तिया 6 प्लस 12 में से एक जाए कितना बचा, 11 × 3, तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 6 प्लस 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा हमारा 6 गुणा, और 33 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। अब 6 नम 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23, तो हमारा S12 12 पदों का योग, यानी टोटल जो पेड़ लगेंगे वो लगेंगे कितने, 234। ठीक है, अब मैंने आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि इनसे जो है एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेता है कि इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिली। ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, ताकि बच्चे का लिखने का लेवल भी पता चले कि उसने जो क्वेश्चन कर रहा है उसे मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है अपनी यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि इस क्वेश्चन से हमें सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रहे। चलिए तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी चुका है, और बिल्कुल इसी तरीके से फिगर बना के देता है, गोल गोल गोल। ठीक है, तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देंगे। चलिए नए पेज से शुरू करते हैं हम इसे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कहा जा रहा है, ध्यान से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जिसकी आकृति 5.4 में दे रखी है, दर्शाया गया है। तो 13 क्रम अर्धवृत्त बनाए हैं, इस सर्पिल में कुल कितनी लंबाई बनाई है। ठीक है, देखो इस सवाल में कहा क्या गया है, मतलब ये कह रहा है कि पहले हमने एक वृत्त का केंद्र ले लिया ए। ठीक है, यहाँ से जो है हमने प्रकार की नोक यहाँ पे रखी है पे, और एक अर्धवृत्त बनाया यहाँ से यहाँ पर, यहाँ तक बी, ये पॉइंट ले रखा है बी। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये शुरुआत की हमारी त्रिज्या कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने प्रकार की नोक रखी बी पे और ए तक की डिस्टेंस ली, यानी ए वाली कितनी डिस्टेंस हो जाएगी अब 1.5, सॉरी त्रिज्याओं 0.5, पहली वाली त्रिज्या 0.5 है, 0.5। जो पहली ए बी जो है हमारे पास ए बी है वो है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी से हमने बी की दूरी चली और ए, यानी ये इसका व्यास बन जाएगा, तो व्यास यानी ये पूरा कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। फिर हमने प्रकार की नोक यहाँ पे रखी, पेंसिल की नोक यहाँ पे, और एक ऐसे घुमा दिया अर्धवृत्त। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई ये, तो ये 1 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो है हमने क्या करा,
ये 1, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा कितना हो गया, ये 0.5 इधर 0.5 इधर, तो ये पूरा हो गया 1। अब हमने फिर प्रकार की नोक कहाँ पे रखी, ए पे। ए से अगर जो हम देखेंगे तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी पूरी, ए यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हो जाएगी 1.5, क्योंकि हमारी कितनी हो गई ये यहाँ तक है, ये पूरी 1 है, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ हमने प्रकार की नोक रख ली है यहाँ पर, तो 0.5 यहाँ पर और 0.5 हमारी हो गई यहाँ पर, तो ये हो गई हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे हम, और उसमें जो है तो अरे नहीं, यहाँ पर जो ये 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने प्रकार की नोक बी पे रख के ऐसे घुमाया ना, तो यहाँ पर ये 1 है, तो प्रकार यहाँ पे मैंने छोटी बन गई, लेकिन ये 1 के बराबर होगी, 1 सेंटीमीटर। तो अब जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 तो ये है यहाँ से यहाँ तक, और 0.5 यहाँ तक है, तो इस वाले उसकी त्रिज्या बन जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने ए को दूरी रख के एक 1.5 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक अर्धवृत्त हमने ऐसे घुमा दिया। ये थोड़ा हमारा चित्र गड़बड़ बन रहा है, लेकिन अब हमने ए पे रखी, तो एक बार मतलब एक बार हम ए को प्रकार की नोक रख रहे हैं, एक बार बी पे प्रकार की नोक रख रहे हैं, और वो जहां पर छोड़ रहा है उसके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे हमने ए से रख के इस तरह घुमाया है, अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वही 0.5 यहाँ थी और 1.5 यहाँ पर थी, यानी ये पूरी की पूरी होगी यहाँ से यहाँ तक हमारी, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस बात करें हम ए से इस पॉइंट की, तो वो कितना हो गया हमारा 1.5। अब जब हम बी पे प्रकार की नोक रखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, यानी हम प्रकार की नोक बी पे रखेंगे, 0.5 ये वाली भी जुड़ जाएगी, और फिर उस पर रख के हमने एक और घुमा दिया ऐसे, तो यानी यहाँ से 20 अगर हम इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 सेंटीमीटर वाली, यानी इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बन जाएगी। इसी तरीके से डॉट डॉट करके जो है हमने आगे तक कई सारे सर्पिल बना दिए हैं। कितने बनाए हैं कि हमने जो है कुल लंबाई बतानी है, और हमने कितने सर्पिल बनाए इसमें दे रखा है नहीं, इसमें कह रहा है कि केंद्र ए और केंद्र ए बी को बारी बारी लेते हुए 0.5, और ये हमने अर्ध सर्पिल बना लिए हैं 13 सर्पिल, 13 क्रमागत, यानी 13, यानी एन की वैल्यू 13 दे रखी है, 13 क्रमागत हमने इसमें सर्पिल बनाया है, पहला दूसरा तीसरा। तो पहले वाले, अब हमें जो है इसमें टोटल, सपोज करो ये रस्सी के बना रहा है, हम रस्सी के गोल गोल करके बना रहे हैं, तो टोटल कितनी रस्सी की रिक्वायरमेंट होगी ये पूछ रहा है। तो रस्सी कितनी होगी भाई, जितना इसका अर्धवृत्त का परिमाप होगा, ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप यानी सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की होगी, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। यहाँ पर साइड तो है नहीं, यानी कितनी डिस्टेंस वो आधे में कवर करेगा, फिर कितनी डिस्टेंस जो है, कितनी लंबाई जो है उसकी यहाँ से यहाँ तक होगी, कितनी लंबाई यहाँ तक होगी, कितनी लंबाई यहाँ तक होगी, तो उसके बराबर होगा। तो हमारा जो है जब हम फर्स्ट राउंड में लगी, क्या है, रस्सी है, क्या है, इसमें हमें दे रखा है सर्पिल की कुल लंबाई, तो फर्स्ट राउंड में लगी, चलो रस्सी ले लेते हैं हम, रस्सी की लंबाई, तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी, हम अर्धवृत्त बना रहे हैं, तो कितना फार्मूला क्या होता है, 2πr, तो पूरे उसका सर्किल का आधे का हो जाएगा πr, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो πr बचेगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त फर्स्ट राउंड में लगी रस्सी πr के बराबर हो गई, तो पाई ऐसे रहने दो, और r की वैल्यू कितनी है हमारी जब हमने फर्स्ट राउंड खींचा 0.5। उसके बाद हमने सेकंड राउंड की बात करें, हम सेकंड राउंड में लगी रस्सी की लंबाई, या हम सर्पिल भी कह सकते हैं, जो भी है, तो इसमें भी हम πr, इसे हमने πr1 कहा था, इसे हम कहते हैं πr2। r2 कितनी होगी, देखो r1 तो ए बी थी, ए से बी तक, अब ये बी से हमने सपोज कर लिया इस पॉइंट को कह दिया सी, यानी इसमें दूसरी उसमें त्रिज्या क्या हो जाएगी बी सी, और 0.5 इधर थी, 0.5 इधर, यानी हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा पाई इंटू 1। दूसरे उसके आगे, अब जब थर्ड राउंड खींचा हमने, थर्ड राउंड में लगी सर्पिल में लगी रस्सी बराबर कितनी होगी, हो जाएगा πr3। r3 कितना है, आपके प्रकार की नोक हमने कहाँ पे रख दी, ए पे, फिर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी निकाली हमने 1.5, यानी r3 की पाई की वैल्यू ऐसे रहने दो, और ये हो गया 1.5, तो ये थर्ड राउंड में हो गई। इसी तरीके से फोर्थ राउंड की बात करें हम, जब हमने फोर्थ राउंड खींचा तो फोर्थ राउंड में कितनी सर्पिल में हमारी लंबाई लगी, तो वो πr4 कह लेंगे हम, तो पाई की वैल्यू तो ऐसे रहने दो, r4 कितना हो जाएगा, अब जो है हमारा r4 हो गया 2। यहाँ पर हमें डायरेक्ट दे भी रखा है, देखो क्वेश्चन में, कि हमारी जो त्रिज्या है क्रम से 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोर्थ वाले में हो जाएगी हमारी 2, यानी हो गया 2 पाई। अब जो है
हम ध्यान से देखिए, इसी तरीके से हमारे जो है चलते जाएंगे और 13 यानी 13 राउंड तक हमने रस्सी लपेटी है और हमें टोटल रस्सी की लंबाई बतानी है। तो टोटल रस्सी की लंबाई अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो हमारे पास जो है टोटल रस्सी की लंबाई पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि फर्स्ट राउंड में कितनी लग रही है, पाई इंटू 0.5। सेकेंड राउंड में कितनी लग रही है, मतलब इन सबको जोड़ते हैं हम, पाई इंटू 1। फिर थर्ड राउंड में कितनी लग रही है, पाई इंटू 1.5। फिर चौथे राउंड में पाई इंटू 2। इस तरीके से डॉट डॉट आगे चलता जा रहा है। अगर आप ध्यान दो तो सब में पाई पाई पाई, सब में पाई है, तो हम पाई को कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस डॉट 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 आगे तक बढ़ता जा रहा है। और ये 13 पदों तक काम होना है। ठीक है, 13 राउंड लिए हमने। तो यानी यहाँ पे कुल रस्सी की लंबाई आ रही है, हमने क्या ले रहे हैं, कुल सर्पिल की लंबाई या रस्सी की लंबाई, कुल रस्सी की लंबाई, मतलब हमें 13 राउंड बनाने में कितनी रस्सी लगी है उसकी लंबाई, यानी इन सबको ऐड कर दिया। ठीक है, तो कुल रस्सी की लंबाई बराबर किसके हो जाएगी अब, कुल रस्सी की लंबाई। तो अगर आप ध्यान से देखें अंदर, तो अंदर जो है हमारी एपी बन रही 0.5 1 1.5 2 0.5 बार बार ऐड होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बन रही है हमारी एपी। पाई को हम बाहर रखेंगे, पाई को बाहर रखेंगे और अंदर फार्मूला लगा देंगे एस एन का। पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ए की वैल्यू है 0.5 प्रथम पद, और डी निकालेंगे दूसरे वाले में से, पहला पद माइनस करेंगे 1 माइनस 0.5 तो 0.5 आ गया। और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू है 13 पदों का योग। तो अब हम निकालेंगे कुल रस्सी की लंबाई, जो हमारी सर्पिल बनाने में रस्सी लगी है, जो भी रस्सी लगी है, धागा लगा जो भी है, तो कुल रस्सी की लंबाई, कुल सर्पिल की लंबाई कह सकते हैं हम। ठीक है, तो सर्पिल बनाने में लगी किर्माकार वृत्तों से बने कुल लंबाई जो है हमारी हो जाएगी, पाई तो बाहर, और ब्रैकेट के अंदर हम फार्मूला लगा देंगे n/2। n की वैल्यू कितनी है 13/2, ये चलो n ही अभी पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू ऐसे रहने दो ही पाई को। अब वैल्यू पुट करेंगे, n कितना है, हमें 13 राउंड लेने, तो n की जगह पे हो गया 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है हमारा 0.5 प्लस n हो गया 13-1 और डी कितना हो गया हमारा 0.5। पाई बाहर ही रहेगा और पाई इंटू, अब ये पाई 13.2 भी ब्रैकेट के बाहर है तो इसे भी यहाँ पे लिख लेंगे। अब पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे दे भी रखी है 22/7, चलो अब रखेंगे हम इसे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0। 13 में से एक जाएगा, कितना बचेंगे 12 इंटू 0.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, 5 1 द 5 5 2 द 10 और 2 6 द 12, यानी हमारे पास आ गया, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 13/2, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखते हैं 1.0 लगाने की जरूरत ही नहीं है, प्लस ये हो जाएगा 6, 2 से इसे काटेंगे 2 1 द 2 2 1 द 2, तो ये हो गया 11/7 इंटू 13 इंटू 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 से 7 भी कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 11 इंटू 13। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 या 33 का 3 हासिल लगे 3, 11 कम 11 और 3 14, 143। यानी जो सर्पिल बनाने में कुल रस्सी की लंबाई चाहिए हमें, वो कितनी चाहिए 143 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ये त्रिज्याएं जो है सेंटीमीटर में दे रखी थी। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार और मैं आपको रिवाइज कराऊँ, इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो हमें क्या दे रखा था, सर्पिल दे रखे हैं जिनकी त्रिज्याएं 0.5 1 1.5, यानी पहला वाला त्रिज्या हमने यहाँ पर प्रकार की नोक रख के एक सर्कल खींचा, अर्धवृत्त खींचा, यहाँ पे रुक गया सेमी सर्कल पे। फिर बी पे प्रकार की नोक रख के एक अर्धवृत्त यहाँ को खींच दिया। फिर ए पे गए, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के फिर एक अर्धवृत्त यहाँ को खींच दिया। फिर बी पे रख के इधर को, यानी हर बार 0.5 त्रिज्या हम बढ़ाते जा रहे हैं इसे पलट पलट के। ठीक है, जब 0.5 त्रिज्या बढ़ाते जा रहे हैं तो इस सर्पिल बनाने में कितनी रस्सी या जिस चीज़ का भी हम सर्पिल बना रहे हैं तो उसकी कितनी लंबाई होगी, हमसे ये पूछ रहा है। और पाई की वैल्यू, तो इस सर्पिल में यहाँ पे आधा बना रहे हैं, तो इतना अगर हम देखें अर्धवृत्त में कितनी लंबाई लगेगी रस्सी से बनाने में, तो वो लगेगी पाई आर। पूरे वृत्त का परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2πr, हम अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं तो पाई आर। तो हमने इसी तरीके से फर्स्ट राउंड में लगी रस्सी, यानी सर्पिल में जो जिस चीज का भी सर्पिल बना रहे हैं वो हो गया पाई r1। ठीक है, पाई r1 जो कह रहे हैं हम, जो पहली त्रिज्या है हमारी, जो हमने पहला सर्किल बनाया था तो उसकी त्रिज्या r1 हम ले ली 0.5। उसके बाद दूसरा
वृत्त बनाया, अर्धवृत्त बनाया हमने, उसकी त्रिज्या कह दी हमने R2, जो हमने 0.5 बढ़ा दी, यानी आधा था तो आधे में आधा जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा, तो 1 बन गई है हमारी, तो पाई R1 हो गई। फिर थर्ड राउंड, फिर फोर्थ राउंड, इस तरीके से हमारी जो कुल रस्सी आई, कुल रस्सी किस तरीके की आएगी भाई, इन सबको जोड़ दो, पहले राउंड में जितनी लगी, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और 13 तक राउंड बनाने हैं हमें, 13 रस्सी है, तो हमने जो है 13 के 13 को जोड़ दिया। यहाँ पर हमने देखा पाई सब में एक सा था, तो पाई हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट है 0.5, 1, 1.5, 2, इस तरीके से 13 तक ये चलता गया। तो अब हमने देखा अंदर कि AP बन रही है अंदर, जो है हर बार 0.5 जुड़ता जा रहा है, तो हमने पाई को बाहर रखा और n पदों के योग वाला फार्मूला लगा दिया, n/2 2a + n-1 × d। और जो हमें वैल्यू पुट यहाँ पे जो अंदर सीरीज बन रही है, पाई से कोई मतलब नहीं है, पाई को बाहर रखना है इसी तरीके जैसे हमने रखा है, बस n की वैल्यू रख दी। n कितना है, 13 सर्पिल बनाने, यानी 13 पद होगा इसमें, तो 13/2, 2 इंटू a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू, और इस सब की वैल्यू पुट करके हमने कैलकुलेट करी, तो वो आ गया हमारा इसका जो है 13 पदों का योग आ गया हमारा, तो वो कुल रस्सी की लंबाई आ गई इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।